हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म नोट्सबुक आईएएस में। दोस्तों, आज हम लोग एक नए आर्टिकल पर डिस्कशन करेंगे और इसका पूर्ण एनालिसिस करेंगे जो आपके मेंस में भी और आपके प्रीलिम्स में काम आ सकता है। ज़्यादातर यहाँ से प्रश्न जो है प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो जल्द से जल्द जुड़ जाइए और अपने अपने ग्रुप में शेयर कीजिए ताकि हम लोग अपने जो है इस आर्टिकल को डिस्कशन करें। आप देख पा रहे होंगे विदेशी मुद्रा भंडार। ठीक है, और विदेशी मुद्रा भंडार जो है पिछले 2 वर्षों में 15.27 बिलियन से डॉलर हो गया है 653 यानी 653.966 बिलियन बढ़ गया है। ये कितना ज़्यादा बढ़ा हुआ है। ठीक है, अब ये हम लोग देखेंगे। ये तो एक मुख्य रूप से आर्टिकल यही है कि विदेशी मुद्रा भंडार में भारत की विदेशी मुद्रा भंडार जो है बहुत तेजी से बढ़ा है। ठीक है, ये आर्टिकल बस इतना ही है। अब इसमें हम लोग विश्लेषण इसका करेंगे कि बढ़ा है तो क्या क्या लाभ होगा, क्या हानि है, बढ़ा है तो क्या क्या आरबीआई या क्या क्या और बेनिफिट इसका है। ठीक है, या कैसे क्या चीज़ें इसको कंट्रोल किया जाता है इकोनॉमिक्स के टर्म में, तो इसको इकोनॉमिक्स से रिलेटेड ही फुली जो है यह डिस्कशन रहने वाला है हम लोगों का। तो देखिए, एक चीज़ होता है, आप देखे होंगे, एक चीज़ होता है क्या, बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, चीज़ क्या होता है, बीओपी। ठीक, तो बीओपी होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है। और बैलेंस ऑफ पेमेंट की अगर बात करें तो यह भुगतान संतुलन, इसको हिंदी में कहा जाता है। यह भुगतान संतुलन इसमें दो खाते होते हैं। कितने खाते, दो खाते होते हैं, दो अकाउंट होता है इसमें। एक क्या होता है, करेंट अकाउंट होता है, और एक क्या होता है, कैपिटल अकाउंट होता है। ठीक है, एक होता है करेंट अकाउंट, एक होता है कैपिटल अकाउंट। करेंट अकाउंट का मतलब चालू खाता, चालू खाता, और कैपिटल अकाउंट का मतलब पूंजी खाता। दो तरह के खाते इसमें होते हैं। कौन कौन से, एक करेंट अकाउंट और एक होता है कैपिटल अकाउंट। अब जितना ट्रेड होता है, ट्रेड का मतलब चाहे वो एक्सपोर्ट हो गया, चाहे वो इंपोर्ट हो गया, ठीक है, चाहे आप देख पा रहे होंगे दृश्य यानी विजिबल या अनविजिबल, विजिबल या इनविजिबल, ये सारी चीज़ इसमें आएगी। कैपिटल में कौन आएगा, एफडीआई आ गया, एफपीआई आ गया, एफआईआई आ गया, ईटीसी मान लीजिए। यह किस में आता है, कैपिटल अकाउंट में आता है। ठीक है, अब इसमें जो ट्रेड होता है, ये जो ट्रेड वाला पार्ट है, व्यापार वाला, व्यवसाय वाला, इसमें दो पोर्शन आप देख पा रहे होंगे। कौन कौन सा है, तो एक है आयात और एक है निर्यात। यानी एक हुआ आयात आपका और एक हुआ क्या, निर्यात। तो ऐसा तो है नहीं कि सभी की सभी चीज़ें जितनी भी होती हैं वो अपने देश में ही बनती हैं या अपने देश में ही उपजती हैं या मैन्युफैक्चरिंग होती है या प्रोडक्ट उसका मतलब प्रोडक्शन होता है, ऐसा तो है नहीं। तो उन सभी चीज़ों के लिए क्या करना पड़ता है, आयात करना पड़ता है किसी दूसरे देशों में। अब दूसरे देश से जब हम आयात करते हैं तो क्या होता है, वह दूसरा देश, वह दूसरा जो कंट्री होगा, वह कंट्री क्या करेगा, या तो अगर भारत का जो है रुपया, भारत का क्या है, मुद्रा रुपया है, अगर रुपया जो है इंटरनेशनल मार्केट में चलता होगा, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चलता होगा, या आपके देश का संबंध उस देश के संबंध से अगर सही है, रिलेटिव है, तब तो वह आपके पेमेंट को रुपये में ले लेगा और आपको आयात कर देगा, यानी आपको निर्यात कर देगा, आप जो है वहां से आयात कर देंगे वस्तु को। ठीक है, लेकिन आपको पता है कि इंटरनेशनल करेंसी में सर्वाधिक मात्रा में किसका मांग है, डॉलर का। इंटरनेशनल करेंसी में किसका सबसे ज्यादा मांग है, डॉलर का। अब ऐसा नहीं कि केवल डॉलर में ही रखा जाता है, आगे मैं बताऊंगा अभी। तो डॉलर में जो है इसका मांग है, तो इसका मतलब कोई भी देश, जिस देश से आप किसी वस्तु को खरीद रहे हैं या सेवा को खरीद रहे हैं, सर्विस को खरीद रहे हैं या किसी वस्तु को खरीद रहे हैं, तो उसमें आपको पेमेंट किस में करना पड़ेगा, डॉलर में। इसका मतलब अगर आपके पास क्या हो, अगर आपके पास डॉलर हो
तब तो आप पेमेंट कराएंगे, तब तो आप उस देश को पेमेंट करेंगे। अन्यथा दो कारण हो सकते हैं, या तो उस तरह से कर सकते हैं आप, नहीं तो क्या करेंगे, नहीं तो एक तो आपके पास पेमेंट करने के लिए पैसा हो तब, नहीं तो दूसरा अगर आप देख सकते हैं कि दूसरा क्या करेंगे, अगर आपके पास पेमेंट हो इसका तब तो अच्छी बात है, ठीक है। और नहीं अगर पेमेंट है, अगर आपके पास पेमेंट डॉलर में नहीं है तो क्या करेंगे, आप अपने रुपये को किसी दूसरे देश से एक्सचेंज करेंगे डॉलर में, अब तब डॉलर से क्या करेंगे, व्यापार करेंगे। दूसरा कंडीशन। या तीसरा कंडीशन आप क्या कर सकते हैं कि आप अपनी किसी वस्तु को निर्यात करेंगे, और निर्यात किस में करेंगे, डॉलर में, और डॉलर जो आपके पास आएगा वह डॉलर सीधे क्या करेंगे आप इस पेमेंट में यानी भुगतान में इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो एक कब आएगा, जब आपका निर्यात बढ़ा हो तब, निर्यात ज़्यादा बढ़ा हो तब। भारत में आप देखे होंगे सबसे ज़्यादा जो है वह निर्यात किस चीज़ का होता है, तो निर्यात सबसे ज़्यादा होता है सर्विस का, यानी सेवा का, यानी सेवा क्षेत्र में हम क्या है, आगे हैं, शीर्ष पे हैं। बाकी सारी चीज़ों का हम क्या करते हैं, आयात करते हैं। अब आयात में मेजर अगर देखा जाए तो मेजर रूप से एक तो हो गया ऑयल, ऑयल के बाद हो गया गोल्ड, आपका ऑयल हो गया, गोल्ड हो गया, इस सारी चीज़ों का आयात जो है भारत, या फिर से रॉ मटेरियल्स हो गए, कच्चे माल हो गए, इनके आयात करने से क्या हो गया, आयात आपका क्या हो गया, बढ़ गया। अब आयात बढ़ने से क्या हुआ, आयात बढ़ने से क्या हो गया, आपका निर्यात कम हुआ, निर्यात से बढ़ा हो गया आयात, तो आप किस में चले गए, तो आप चले गए ट्रेड डेफिसिट में, ट्रेड डेफिसिट में, यानी अब तब आपको क्या हो जाएगा, व्यापार घाटा हो जाएगा, व्यापार घाटा हो गया। अब इस व्यापार घाटे को पूरा करने के लिए क्या करेंगे, दो ही कार्य कर सकते हैं, या तो अपने निर्यात को बढ़ाइए उतना, उस लेवल पर, उस लेवल की मैन्युफैक्चरिंग होगी, प्रोडक्शन होगी, तब जाके बढ़ेगी। नहीं तो दूसरा कारण क्या होगा, दूसरा क्या कर सकते हैं, या तो अपने निर्यात को आप बढ़ा सकते हैं, और नहीं तो अगर आप निर्यात को अपने नहीं बढ़ा पाएंगे तो सीधे क्या करेंगे, जो दो अकाउंट हम लोग पढ़ रहे थे, एक करेंट अकाउंट और एक कैपिटल अकाउंट, जो दो अकाउंट पढ़ रहे थे उसमें से आपके पास अगर कैपिटल अकाउंट ज़्यादा आ जाए, ठीक है, कैपिटल अकाउंट ज़्यादा आ जाए, इसका मतलब क्या हुआ, एफडीआई ज़्यादा आ जाए, एफपीआई ज़्यादा आ जाए, एफआईआई ज़्यादा आ जाए, ईटीसी, तो क्या हो गया, इधर से क्या हुआ था, चालू खाता जो था वो ट्रेड डेफिसिट होने के कारण, ट्रेड डेफिसिट होने के कारण, व्यापार घाटे होने के कारण, व्यापार घाटा क्यों हो गया, क्योंकि अपने देश में निर्यात जो है वो कम है और आयात है वो क्या है, ज़्यादा है। अब आयात दो ही चीज़ों से ज़्यादा है, एक कच्चे माल, एक जो है आपका जो कच्चा तेल है वह, और दूसरा चीज़ जो है गोल्ड जो है उसके कारण, ठीक है। तो आयात बढ़ गया, निर्यात कम हो गया, इसके कारण क्या हो गया, ट्रेड डेफिसिट हो गया, व्यापार घाटा हो गया। और व्यापार घाटा हो गया तो यहाँ इससे क्या हो गया, जो चालू खाता है यानी करेंट अकाउंट जो है उस चालू खाते का घाटा हो गया, तो चालू खाता घाटा हो गया। अब जब चालू खाता घाटा बहुत ज़्यादा समय तक लगातार बढ़ता चला गया, लगातार अगर आपका आपका यह चालू खाता घाटा बढ़ता चला गया तो आपके पास क्या आएगा, तो आपके पास आएगा बैलेंस ऑफ पेमेंट का संकट आ जाएगा, यानी भुगतान संतुलन का आपके पास क्या आ जाएगा, संकट आ जाएगा। क्यों संकट आ जाएगा, क्योंकि आपका निर्यात कम है और आयात ज्यादा आप कर रहे हैं, आयात करते 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 आपके पास जितना, तो आपके पास एक रिजर्व रखा रहेगा, एक रिजर्व है, ठीक है, जिसका नाम क्या है, फॉरेन रिजर्व, फॉरेन रिजर्व एंड फॉरेन करेंसी रिजर्व। अब इसमें से आप खर्च कर रहे हो, लगातार अगर आपका आयात जो है वो बढ़ रहा है और निर्यात अगर आपका लगातार घट रहा है, इस स्थिति में क्या होगी, आपकी फॉरेन रिजर्व घटती चली जाएगी, घटती चली जाएगी। जब घटती चली जाएगी तो क्या होगा, बीओपी का संकट आ जाएगा, क्राइसिस आ जाएगा। जब बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस हो जाएगा, जैसे 1991 के समय बिल्कुल निकट पहुंच गया था भारत उस समय, तो आईएमएफ के शर्तों को हमने माना,
जब आईएमएफ के शर्तों को माना, फिर आईएमएफ ने कुछ उधार दिया शर्त के अनुसार, जब उधार दिया उसके बाद जाके हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो संकट था वो टला। यही कारण है कि अभी तक वित्तीय आपातकाल भारत में नहीं लगा है, क्योंकि वो 1991 वाला जो था वो अटल गया। किसके कारण? आईएमएफ के कुछ शर्तों को हमने माना और उसमें हमने लागू किया क्या? एलपीजी को लागू किया था, ठीक है, लिबरलाइजेशन, उसके बाद से ग्लोबलाइजेशन और इसमें प्राइवेटाइजेशन को लागू करने के बाद तब जाके आईएमएफ ने कुछ शर्तों को और राजकोषीय घाटा को कम करने के लिए कुछ शर्त रखा, उसके बाद हमको वह शर्त के अनुसार पैसा दिया। तो फॉरेन रिजर्व आप समझ गए होंगे, फॉरेन रिजर्व क्या होगा। अब इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, ये या तो अपना निर्यात बढ़ाइए प्रोडक्शन करके, मैन्युफैक्चरिंग करके, नहीं तो कैपिटल अकाउंट में जो पूंजी खाता जो है वहां पे आपको उसमें जो प्राप्ति है उसको बढ़ाना पड़ेगा। अब उसकी प्राप्ति कैसे बढ़ सकती है? या तो एफडीआई से अगर निवेश हो रहा है, प्रत्यक्ष निवेश, उससे, या एफपीआई से बढ़ सकता है, फॉरेन पोर्टफोलियो जो इन्वेस्टमेंट है उससे हो सकता है, या इंस्टीट्यूशन जो इन्वेस्टमेंट है इससे हो सकता है। इन सारे उपकरणों से आपके देश में जब ज़्यादा निवेश होगा, अब निवेश कब होगा? जब ब्याज उसको ज़्यादा मिलेगा, किसी भी कंपनी को जब ब्याज मिलेगा, लाभ मिलेगा, टैक्स कम भरना पड़ेगा, तो क्या होगा, वो वह इसमें निवेश करना चाहेगी, या बचत उसके पास ज़्यादा होगा तो निवेश करना चाहेगी। तो इसमें क्या होगा, जब इसमें आपको बढ़ोतरी होगी तो दो ही कंडीशन है, या तो आप इसमें बढ़ा लीजिए या तो आप इसमें, तो इसमें इसमें आप तभी बढ़ा सकते हैं जब आपका निर्यात बढ़े, ठीक है, वो भी एग्जैक्ट रूप में नहीं हो सकता है, क्योंकि ऐसी सारी चीज़ें नहीं है जो आपके ही देश में होती हैं, तो कहीं ना कहीं से आयात करना ही पड़ता है। उसमें से भी मैंने बताया सबसे ज़्यादा आयात जो होता है किसके कारण होता है, वो जो कच्चे तेल हैं और साथ में जो गोल्ड है उसके कारण होता है, ठीक है। लेकिन कैपिटल अकाउंट में जो आप बढ़ा रहे हैं तो उससे क्या होगा, आपका फॉरेन रिजर्व धीरे धीरे बढ़ेगा। जब फॉरेन रिजर्व बढ़ेगा तो क्या होगा, आपके पास बीओपी का, बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो संकट है वह नहीं आ सकता है, ठीक है। अब जब नहीं आएगा तो क्या कर सकते हैं आप, बैलेंस ऑफ पेमेंट का संकट नहीं आ सकता है तो उस स्थिति में, जब बैलेंस ऑफ पेमेंट का संकट नहीं होगा तो उस स्थिति में आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके रुपये का या आपके मुद्रा का क्या हो रहा हो, अवमूल्यन हो रहा हो या ह्रास हो रहा हो, तो आप क्या करेंगे, आप एक केंद्रीय बैंक है, जैसे भारत में केंद्रीय बैंक क्या है, आरबीआई है, वो आरबीआई करेगा क्या, इस डॉलर को जो किसमें है, फॉरेन रिजर्व के रूप में रखा गया, फॉरेन करेंसी रिजर्व के रूप में जो रखा गया है, उसको क्या करेगा, सेल करेगा, झोले में लेके निकलेगा, भाई कोई डॉलर ले लो, डॉलर ले लो, डॉलर ले लो, क्यों, और सब लोग लेंगे भाई, मांग बढ़ेगी। जब डॉलर की मांग बढ़ेगी तो रुपया ऑटोमेटिक यहाँ से लोगों से कहाँ चला जाएगा, आरबीआई के पास हो जाएगा, और जब आरबीआई के पास रुपया चला जाएगा तो लोगों के हाथ से जब रुपया चला जाएगा तो उस समय क्या होगा, एक चीज़ कि जो इन्फ्लेशन है उस पर भी कंट्रोल करेगा, और दूसरा चीज़ जो मुद्रा का जो अवमूल्यन हो रहा था वो भी क्या हो जाएगा, कंट्रोल करेगा। तो आरबीआई इस स्थिति में क्या करता है, जब डॉलर हो जाता है उसके पास, तो रुपये के अवमूल्यन की स्थिति में वह डॉलर को मार्केट में बेचता है। अब किस तरह से बेचता है, आप देखे होंगे ओएमओ के तहत, ओपन मार्केट ऑपरेशन के तहत बेचता है, ठीक है। अब वही अगर रुपये का अवमूल्यन ना हो उस दूसरे विपरीत स्थिति में, तो क्या करेगा, रुपये को खरीद, डॉलर को क्या करेगा, खरीद लेगा, जिसको आप देखे होंगे अभी न्यूज में बना होता स्वैप, करेंसी स्वैप, करेंसी स्वैप कहा जा रहा था, ठीक है। तो ये बैलेंस ऑफ पेमेंट का। अब थोड़ा सा हम लोग एक चीज जानते हैं कि ये जो मुद्रा है यह केवल किस में रखा जाता है, यानी केवल डॉलर में ही रहता है, रुपये में रहता है, या किस में रहता है। तो जो फॉरेन करेंसी जो रिजर्व है वह किस में रहता है, तो मुख्य रूप से 4 रुपये में। एक तो आप रख सकते हैं डॉलर में, ठीक है, एक जो है गोल्ड जो है रुपी होता है, गोल्ड मनी होता है, गोल्ड करेंसी होता है, उसमें आप रख सकते हैं, ठीक है। तीसरा जो है आप एसडीआर में रख सकते हैं, स्पेशल ड्राइंग राइट में रख सकते हैं, और आईएमएफ के रूप में रख सकते हैं, ठीक है। तो इसके रूप में रखेंगे तो यहाँ से अब इसमें जो रखते हैं आप करेंसी, फॉरेन करेंसी जो रिजर्व है उसमें आप यूरो, अलग अलग जो देशों की करेंसी उसमें रखते हैं। तो भारत का वही पिछले 2 वर्षों में बहुत तेजी से बढ़ा है, तो यह पॉजिटिव की तरफ दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसको जो मैंने बताना था, जो सारी चीज़ें आपके प्रीलिम्स में पूछी जा सकती है वो मैंने बताया। अब चलते हैं हम लोग मेन जो टॉपिक है उस पर, ठीक है। तो मेन टॉपिक पे जो हम लोग चलते हैं उससे पहले आपसे एक इन्फॉर्मेशन देना था कि यूपीएससी जो है प्रीलिम्स 2025 के लिए टेस्ट सीरीज हमारी जो इंस्टीट्यूट है नोट्सबुक आईएएस ने आपके लिए लाया है, जिसमें 20 टेस्ट है,
फुल लेंथ टेस्ट है, ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन भी है, बाइलिंगुअल है, ठीक ना। और आप ऑफलाइन चाहें तो ले सकते हैं 2999 में, ऑनलाइन चाहे तो 799 में आप ले सकते हैं। घर पे रह कर तैयारी कर सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन या टैबलेट के माध्यम से। आप प्ले स्टोर पे जाइए, वहाँ से इस ऐप को जो है नोट्सबुक आईएएस का जो ऐप है उसको डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के बाद से वहाँ पे परचेज कर सकते हैं। और ऑफलाइन आप चाहें तो कॉन्टैक्ट नंबर जो दिया गया है उस पर कॉन्टैक्ट करके आप रजिस्टर कर सकते हैं और इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं, जिसके साथ ही आप यहाँ पे जो आपको तुरंत सॉल्यूशन और सारी चीज़ें रैंकिंग जो है ऑल इंडिया रैंकिंग भी आपको प्रोवाइड कराई जाती है। तो जल्द से जल्द इससे जुड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं विदेशी मुद्रा भंडार के बारे में। जो अभी मैंने बताया, विदेशी मुद्रा भंडार जो है फॉरेन करेंसी जो रिजर्व है, ये फॉरेक्स रिजर्व भी इसको कहा जाता है, मैंने अभी बताया। और ये किसके पास होता है? सभी देशों के केंद्रीय बैंकों के पास होता है। केंद्रीय बैंकों की परिसंपत्ति, विदेशी पूंजी परिसंपत्तियां होती हैं। जैसे अपने वहाँ किसके पास होगा? आरबीआई के पास होगा, ठीक ना। अभी इन परिसंपत्तियों में विदेशी विपणन योग्य प्रतिभूतियां कौन कौन शामिल होते हैं? इसमें प्रतिभूतियां शामिल होती हैं, पहला। दूसरा, मौद्रिक सोना जो है वह यानी गोल्ड करेंसी शामिल होता है इसमें। फिर एसडीआर शामिल होता है, स्पेशल ड्राइंग राइट। और आईएमएफ में आरक्षित जो स्थिति है वह शामिल होता है। तो 4 तरह की मुद्रा इसमें शामिल होता है, ठीक ना। इन्हें अमेरिकी डॉलर में मूल्यांकित और व्यक्त किया जा सकता है। इस प्रयोजन के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा ये है। और चीन जो है, अगर देखा जाए फैक्ट, चीन विश्व में सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार धारक है, सबसे ज़्यादा, ठीक। सबसे ज़्यादा फॉरेन करेंसी जो है, फॉरेन रिजर्व जो है किसके पास है? वो चाइना के पास है। फिर आरबीआई भारत में विदेशी मुद्रा भंडार है, ये तो आपको पता ही है, मैंने पहले ही बताया कि जो केंद्रीय बैंक होता है उसके पास जो है विदेशी मुद्रा भंडार का वो संरक्षक होता है, उसके पास अधिकार होता है सारी चीज़ें, ठीक। अब विदेशी मुद्रा भंडार के संदर्भ में अगर देखा जाए तो किस में रखा जा सकता है इसको, मैंने पहले ही बताया आपको। अमेरिकी डॉलर, यूरो, पाउंड स्टर्लिंग या ऑस्ट्रेलियाई डॉलर, जापानी येन, इन सभी मुद्राओं में आप रख सकते हैं। गोल्ड में रख सकते हैं, ठीक है। और गोल्ड करेंसी है, ठीक है, उसमें रख सकते हैं। एसडीआर में रख सकते हैं। एसडीआर में रखेंगे तो आईएमएफ के पास आरक्षित मुद्रा जो है इसमें है, एसडीआर के रूप में है। फिर आरटीपी जो है, रिजर्व ट्रेंच पोजीशन, यानी आईएमएफ के पास आरक्षित जो पूंजी है वो आरटीपी है, उसके रूप में आपको रख सकते हैं। फिर भारत की विदेशी मुद्रा भंडार में सबसे बड़ा योगदान अगर देखा जाए तो विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों का है, उसके बाद सोने का है। तो सबसे ज़्यादा जो है भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा योगदान किसका है? विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति का। और उसके बाद सेकेंड नंबर पे जो है जो गोल्ड करेंसी है उसका जो है योगदान है, ठीक है। उसके बाद से क्या होगा? विदेशी मुद्रा भंडार जो होता है उससे क्या, तो एक तो आयात वाला भुगतान संतुलन वाला मैंने बताया, यानी संतुलन घाटे की से जो निपटने के लिए उसका मुख्य रूप से प्रयोग किया जा सकता है। या केंद्रीय बैंक अपने विदेशी मुद्रा भंडार का उपयोग विदेशी मुद्रा बाजार में क्या कर सकती है? हस्तक्षेप करने के लिए भी क्या करती है? जब मुद्रा बाजार में या मुद्रा की विनिमय दर को प्रभावित करने के लिए भी इसका प्रयोग केंद्रीय बैंक जैसे आरबीआई जो है वो करने का काम करती है, ठीक है। अगला चीज़ कि यदि विदेशी मुद्रा की मांग में वृद्धि हो जाए तो रुपये का अवमूल्यन हो जाता है। तो अगर विदेशी मुद्रा जैसे डॉलर हो गया, येन हो गया, उसकी मांग बढ़ जाए, डिमांड बढ़ जाए तो रुपये का अवमूल्यन हो जाता है। और रुपये का मूल्य जब कम हो जाता है तो आरबीआई क्या करती है उस स्थिति में? मुद्रा बाजार में डॉलर को बेच देती है। अब जब मुद्रा बाजार में डॉलर को बेचती है तो मुख्य रूप से देखा जाए तो भारतीय जो मुद्रा है उसके मूल्य ह्रास को उसे रोकती है। तो अगर मूल्य ह्रास हो रहा है भारतीय मुद्रा का तो उसमें क्या करती है आरबीआई? भारतीय मुद्रा बाजार में डॉलर को बेचने का काम करती है, ठीक ना। इस चीज को, इस स्टेटमेंट को याद रखिएगा। जिस देश के पास विदेशी मुद्रा का अच्छा भंडार होता है उसके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अच्छी छवि होती है, व्यापार में, ट्रेड में, जैसे मैंने पहले बताया, ठीक है। और ये आपको आपके लिए एक सुनहरा अवसर है। यूपीपीएससी जो है प्रीलिम्स 2025 के लिए टेस्ट सीरीज है, 35 टेस्ट है, इसमें बाइलिंगुअल है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों आपको देखने को मिल जाएंगे। और ऑनलाइन 999, ऑफलाइन 9999 में है। आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके और परचेज कर सकते हैं, जो कि दुनिया की मुख्य रूप से अगर देखा जाए कि भारत की नंबर 1 जो है टेस्ट सीरीज जो है आपको मिल जाएगा। तुरंत सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा और ऑल इंडिया रैंकिंग भी आपको इस पर प्रोवाइड करा दी जाती है, ठीक है। तो यहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। यूपीएससी जो है प्रीलिम्स 2025 के लिए 35 टेस्ट टोटल आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये था हमारा क्या, फॉरेन करेंसी रिजर्व, ठीक। इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। आपके मेंस में भी यहाँ से प्रश्न बनता है और आपके प्रीलिम्स में तो बनता ही बनता है। यहाँ से प्रीलिम्स में बिल्कुल ही क्वेश्चन आने वाला है, समझ जाइए, ठीक है। फिर मिलते हैं अपने अगले क्लास में। तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।